हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। 24 फरवरी के दिन अगर आप सभी का हिंदी का पेपर है और आप लोग हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आप सबको इस वीडियो में रस छंद अलंकार कराने वाला हूं और ये आपका पेपर में 6 नंबर में आता है और हर साल आता है। तो आइए सबसे पहले मैं आप सबको रस कराऊंगा, तब छंद कराऊंगा, तब अलंकार। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ देखिए रस का नाम। सबसे पहले आप लोग रस और उसका अस्थाई भाव याद कर लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा नहीं याद रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन इसका अस्थाई भाव आपको याद करना पड़ेगा और बिल्कुल आसान होता है। देखिए ये आपका है श्रृंगार रस, इसका होता है अस्थाई भाव रति। हास्य रस, इसका होता है हास। करुण रस, इसका होता है शोक। वीर रस, इसका होता है उत्साह। और शांत रस, इसका होता है निर्वेद। तो ये इसका का है अस्थाई भाव है। अब कैसे परिभाषा लिखना, आइए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये रस में मैं आप सबको सबसे पहले ये कह रहा हूं श्रृंगार रस, ठीक है। अस्थाई भाव आपका होता है रति। क्या होता है इसका अस्थाई भाव? रति होता है। तो यहां कीजिएगा, लिखिएगा इसका परिभाषा यहाँ पे। रति नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता है तो उस समय उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, यानी श्रृंगार रस रसों का क्या है? राजा है। और देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं यहाँ पे? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? नायक और नायिका का मिलन का बोध होता है तो वहां पे आपका संयोग श्रृंगार। और नायक और नायिका का जहां पे विचलन यानी कि विलोचन का होता है, यानी कि विछड़न होता है, बिछड़ जाते हैं, वहां पे क्या होता है? आपका वियोग श्रृंगार होता है। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा देखिए। यहाँ पे ये आपका है संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार का आपका ये उदाहरण क्या है? कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। तो ये आपका क्या है? संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में क्या है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये आपका वियोग श्रृंगार का क्या है? उदाहरण है। तो इस तरीके से आप लोग संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का उदाहरण लिखिएगा। उसके बाद से आपका आता है हास्य रस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल आता है। देखिए हास्य रस याद दिया गया, इसका अस्थाई भाव होता है हास, ठीक है। तो हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को हास्य रस कहते हैं। इसका आपका उदाहरण हो जाएगा हाथी जैसा देह, गोंडे जैसा खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसा गाल। तो इस टाइप में इसका आप लोग उदाहरण लिखिएगा। सिंपल उदाहरण है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका करुण रस, ठीक है। ये आपका करुण रस। तो करुण रस का आपका अस्थाई भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। तो लिखिएगा शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को करुण रस कहते हैं। तो इसका आपका उदाहरण क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखिएगा हे आर्य रहा क्या भरत, अभित अब भी मिल गया अकटंक, राज्य उसे जब भी। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। उसका से यहाँ लिखिएगा वीर रस। तो वीर रस का क्या होता है? आपका अस्थाई भाव होता है उत्साह। तो लिखिएगा यहाँ पे उत्साह नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को वीर रस कहते हैं। और लिखिएगा यहाँ पे उदाहरण अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रसत्य पूर्ण पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये आपका हो जाएगा वीर रस का उदाहरण। उसके बाद आप लिखिएगा शांत रस। तो शांत रस क्या है? निर्वेद। शांत रस का आपका अस्थाई भाव होता है निर्वेद। लिखिएगा निर्वेद नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को शांत रस कहते हैं, ठीक है। अब उसका लिखिएगा इसका उदाहरण माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से क्या तुम क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तोए। तो इस पांचों रसों में से आपको दो ठो रस पेपर में आएगा, दोनों में से किसी एक का आपको उदाहरण सहित परिभाषा लिखना होगा। तो आप लोग आसान तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो आइए उसका देख लेते हैं। अब हम ये आपका रस हो गया, तो अब हम लोग देखेंगे क्या? छंद देखेंगे। तो आइए देखते हैं छंद। देखिए ये आपका छंद है। तो छंद में आपको आपके सिलेबस में चार्ट है चौपाई, दोहा, सोठा और कुंडलिया, ठीक है। तो देखिए पेपर में आपको दो देता है और दोनों में से किसी एक को करना रहता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा आपको कुंडलिया को आप लोग याद नहीं कीजिएगा, आप इन तीनों को याद कीजिए और तीनों में से कोई दो आपको देगा और एक को लिखना होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे चौपाई छंद। तो चौपाई छंद में क्या होता है? परिभाषा और पहचान बताना होता है। तो सबसे पहले लिखिएगा यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तुक पहले चरण की दूसरे और तीसरे चरण के चौथे से मिलती है।
यति हर चरण के अंत में होती है। तो ऐसे इसका पहचान और परिभाषा, उसके बाद से आप लोग यहां लिखिएगा उदाहरण, लिखिएगा यही विधि राम सबही सुझावा गुरु पद पुदुम रही सिरु नावा गणपति गौरी गिरसु मनाई चले आशीष पाई रघुराई। तो ये आपका इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, चौपाई छंद का। तब लिखिएगा आप लोग दोहा। दोहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है और इस साल भी आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ पे दोहा छंद परिभाषा और पहचान, लिखिएगा यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके सम चरण 2 और 4 में 11-11 मात्राएं होती है तथा विषम चरणों में 1 और 3 में 13-13 मात्राएं होती है। लिखिएगा उदाहरण यहां से, कारज धीरे होत कहे कहे होत अधीर समय पाए तरुवर फैरे केतक सींचो नीर। देखिए ये पहला आपका हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा चरण। दूसरा और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं और पहला और तीसरा चरण में आपका क्या हो जाएगा, आपका होता है 13-13 मात्राएं हो जाएगा। तो ये आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसका देखिए उसका इसमें लास्ट है सोठा छंद। तो सोठा छंद हर साल पेपर में आता है, इस साल भी आएगा। यहां देखिए सोठा छंद की परिभाषा और पहचान कह रहा है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, यह दोहा का ठीक उल्टा होता है, ठीक है, ये दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं, दोहा में भी 4 चरण होता है और इसमें भी 4 चरण होते हैं। दोहे के ठीक विपरीत सोठा के सम चरणों में 2 और 4 में 13-13 मात्राएं तथा विषम चरणों में 1 और 3 में 11-11 मात्राएं होती है। इसका देखिए उदाहरण क्या है, लिखा गया उदाहरण कि जिहि सुमिरत सीधी हुई मन गणनायक कविवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इस तरीके से आप लोग रोला सोठा छंद का परिभाषा लिख करके आइएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा लिखेंगे। उसका देखिए अब देखेंगे अलंकार, ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अलंकार। तो आइए अलंकार देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये आपका अलंकार है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अलंकार। देखिए अलंकार में, अलंकार सबसे पहले 2 प्रकार का होता है, कौन कौन, एक शब्दा अलंकार और एक अर्था अलंकार। देखिए यहाँ पे शब्दा अलंकार के 3 भेद होते हैं, आपके सिलेबस में 3 भेद दिया गया है और यहाँ पे अर्था अलंकार का भी 3 भेद दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे शब्दा अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष, और तब पढ़ेंगे उपमा अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, अलंकार की परिभाषा। तो अलंकार किसे कहते हैं, जिस प्रकार आभूषण मनुष्यों की शोभा बढ़ाती है, यानी कि जिस प्रकार महिलाएं आभूषण पहन करके सुंदर दिखती है, उसी प्रकार साहित्य में शब्दों और अर्थों के माध्यम से चमत्कार लाने वाले तत्वों या शब्दार्थों को अलंकार कहते हैं। आप सिंपल परिभाषा याद कीजिए कि काव्य की सौंदर्य को बढ़ाने वाले शब्द को हम अलंकार कहते हैं, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे लिखिएगा पहला नंबर अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होगा कि जहां पर किसी व्यंजक वर्ण की आवृत्ति या आवृत्ति दोहराना यानी बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए उदाहरण में रघुपति राघव राजा राम। तो देखिए यहां भी र, यहां भी र और यहां भी र और यहां भी र, यानी र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जब र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसके आगे देखिए यहाँ पे ये है आपका यमक अलंकार। क्या है, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, यानी कि एक शब्द आए 2 से अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए, पर उनका अर्थ अलग अलग हो, उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। देखिए यहां पर जैसे काली घटा का घमंड घटा, 2 जगह आया है घटा और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक घटा का मतलब आपका बादल हो जाएगा और एक घटा का मतलब आपका क्या हो जाएगा, कम कम होना हो जाएगा। तो यानी कि एक ही शब्द है और इसका 2 अलग अलग अर्थ है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका श्लेष अलंकार। अब है आपका क्या, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जब कोई एक शब्द एक ही बार आता है, उसमें क्या था कि 2 बार आता है और अलग अलग आता है। यहाँ पे जब कोई शब्द एक ही बार आता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, पर उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखिए यहाँ पे रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उभरे मोती मानो चून। देखिए यहाँ भी पानी और यहाँ भी पानी और यहाँ भी पानी, पानी का अलग एक ही अर्थ है, पानी एक ही शब्द है, यहाँ भी एक ही शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे अब देखेंगे हम अर्थालंकार। तो अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से चमत्कार, यानी कि अर्थ के माध्यम से चमत्कार होगा शब्दों में। कैसे, इसमें होता है 3, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। पहला आपका क्या है, उपमा अलंकार।
तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। क्या होता है? तुलना होता है। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई दिखाई जाए या दोनों भिन्न वस्तुओं को की तुलना की जाए, जब तब वहां पे उपमा अलंकार होता है। यानी दो वस्तुओं की जब तुलना की जाए वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से, यानी हरिपद यानी कि हरिपद, हरि का जो पैर है कोमल की तरह क्या है? समान है। तो तुलना किया जा रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिएगा यहाँ पे रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, पायोजी मैंने राम रतन धन पायो। पायोजी मैंने राम रतन धन पायो, ये इसका उदाहरण हो जाएगा रूपक का। ठीक है, अब लिखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए यहाँ पे लिखिएगा, जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लिखिएगा उदाहरण, सोयत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर आतपु पैरो प्रभात। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग और बोर्ड एग्जाम में लिख करके आएंगे तो आपका 6 में 6 मिलेगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।